चलें सिमिलैरिटी देखते हैं। सिमिलैरिटी में हमारे पास क्या होता है कि जो टू शेप्स हैं, टू शेप्स आर इन रेशियो विद ईच अदर। ठीक है। और सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए आपके पास जो टेस्ट है वो आपके पास एक डबल ए टेस्ट है, विच मीन्स के अगर दो शेप्स के एंगल्स जो हैं वो दो एंगल्स भी सेम हो गए तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 180 में से माइनस करके जब निकाल लोगे तो वो भी सेम आएगा। तो आपको तीनों एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। बाय जस्ट यूजिंग टू एंगल्स यू कैन से कि ये दोनों सिमिलर है। तो इसमें आप लिखते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स एंगल्स। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एस डॉट एस डॉट एस। इसको आप कह सकते हो रेशियो ऑफ ऑल थ्री साइड्स। और इसके बाद एक और टेस्ट आता है, वो है एस ए एस, टू रेशियोज एंड वन एंगल। इसके अंदर वो वाला टेस्ट नहीं है, वो जो डबल ए एस था या फिर एस डबल ए था या फिर ए एस ए था। ठीक है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर आप डबल ए ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो तो वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं कि वो सिमिलर है, तो फिर तीसरी साइड को बीच में बेचारे को डालने की क्या जरूरत है। तो इसमें जो है ना वो नहीं लगेगा। और अगेन राइट एंगल ट्राइंगल्स अगर आ जाए और वो सिमिलर हैं तो दोबारा आर एच एस की ही प्रॉपर्टी लगेगी उनकी सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। अच्छा, पहली वाली देख लें। इसमें भी दोबारा जो है वो राइटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसका ध्यान रखना है। इसमें सिमिलैरिटी का पहले सिंबल देख लें क्या है। तो पहली शेप देखते हैं जिसमें हम एस 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 डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक होगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। और डी ई और एफ है। अब इसके अंदर इसको कह दो 7, इसको कह दो 14, इसको कह दो 4, इसको कह दो 8, इसको कह दो 3, बल्कि ठीक है, इसको कह दो 6। सही है। अब इसमें सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए या तो आप उसके में डबल डबल एज यूज़ कर लो और सिमिलैरिटी किसी तरह प्रूफ कर लो, उसके बाद जो है वो रेशियोज लिख लो। या फिर रेशियोज के थ्रू जो है वो सिमिलैरिटी प्रूफ कर लो और उसके बाद जो है वो फिर लिख लो। अब सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए सारी साइड्स की जो है ना वो रिस्पेक्टिव रेशियो निकाल लो, वो सेम आनी चाहिए। अब आप लेट्स से आप कहते हो यार मैंने 8 और 3 की रेशियो निकालनी है, आपने निकाली 8/3 आ गया। सही है। दूसरी आपने निकाली 6/4 की रेशो और फिर आपने निकाली 7/3.5 की रेशो। ये तीनों रेशोज का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। 8/3 का आंसर जो है वो क्या बनता है? 2.9 के करीब या 2.8 के करीब। जो 6/4 है उसका आंसर क्या बनता है? 1.5 के करीब। और जो 7/3.5 है उसका आंसर बनता है 2। दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन से तो ये सिमिलर प्रूव नहीं हो रहे। अब ये नहीं करना कि अगर एक कॉम्बिनेशन से सिमिलर प्रूव नहीं हो रहे तो आपने ये कह दिया कि जी वो सिमिलर ही नहीं है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई करके देख लेना। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जो अंधों को भी नजर आ जाएंगी। ठीक है। जिस तरह इस केस में देखो 7/3.5 जो है वो 2 बनता है। 8/4 जो है वो भी 2 बनता है। और 6/3 जो है वो भी 2 बनता है। ठीक है।
तो दैट मीन्स कि अब तीनों साइड्स की जो रेशो है वो सेम आ गई है, तो नाउ वी कैन कॉल देम सिमिलर। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए आपने जो राइटिंग पैटर्न है उसको ज़रूर फिगर आउट करना है। जो बी वाली लाइन है वो 8 और 6 का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है वो डी यही वाला रोल प्ले कर रहा है कि 4 और 3 वाली लाइन का कॉम्बिनेशन है। तो आपने बी और डी लिख दिया, ठीक है। जो सी है वो 6 और 7 वाली लाइन का एंडिंग पॉइंट बन रहा है, और यहाँ पर एफ जो है वो वही वाला रोल प्ले कर रहा है। तो सी और एफ आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। एंड पे आपके पास ए रह गया और ई रह गया। तो आपने यहाँ से फिर अपनी सिमिलैरिटी की स्टेटमेंट जो है वो पूरी कर ली, और एंड पे रीज़न भी देनी है कि एस एस एस, ठीक है। और ये रिवर्स वर्क भी कर सकता है। अब जिस तरह अगर आपने तीनों साइडें प्रूव कर ली हैं कि तीनों साइडों की रेशो है, तो दैट मीन्स कि उनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब ये चीज़ भी एक दफ़ा याद रखना कि एंगल्स के दरमियान, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, नॉट इन रेशोस। तो एंगल के जो हैं उनकी रेशो नहीं निकालने बैठ जानी, एंगल हमेशा इक्वल ही रहेंगे। एंगल्स जो हैं वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे, उनके दरमियान रेशोज नहीं निकलेंगी, ठीक है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन है ना वो देखो, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है डबल ए का। ये जो दो लेदर लेदर शेप्स है ना, ये नहीं आया करती, ये सिर्फ आपके डीज में, D3 में, D2 में आपको ये मिलेंगी। पेपर में ना ये वाली सिचुएशंस नहीं आती। पेपर में थोड़ी सी टफ सिचुएशंस आती हैं। अब जिस तरह एक बड़ी कॉमन सिचुएशन है वो ये वाली है कि ये देखो, एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, और उसको आपने दरमियान में से एक पैरेलल लाइन के साथ ब्रेक कर दिया। ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है, ये आपकी डी है, और ये ई है, ठीक है। इसमें कोई साइड आपको नहीं दी हुई। अगर दी भी हुई है तो लेट्स से मैं अब लिख लेता हूँ यहाँ पर कि ये 6 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, और आपको यहाँ पर 4 दी हुई है, और वो कह रहा है कि फाइंड B2C। अब फाइंड B2C के लिए आपको और मुझे शायद किसी लेवल पे पता है कि ये जी सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और मैं B2C साइड फाइंड करने के लिए डायरेक्ट रेशो यूज करने लग जाता हूँ। मुझे आंसर के नंबर ज़रूर मिल जाएंगे, मुझे मेथड का नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि करेक्ट मेथड जो है वो ये है ही नहीं। आपको कैसे पता है कि इन साइड्स के दरमियान रेशियो है? वो आपको तब पता लगेगा जब आपको ये पता लग जाए कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर थे तो आपने कहाँ प्रूफ किया? एग्जामिनर ने तो दिया नहीं। अगर एग्जामिनर ने दिया नहीं तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? दैट मीन्स कि अगर आपको लग भी रहा है कि वो सिमिलर है, और आप रेशियो यूज भी करना चाहते हो, तो जरूर यूज करो, लेकिन पहले आपको प्रूफ करना है उनकी सिमिलैरिटी को, कि वो सिमिलर हैं भी कि नहीं। अब इस केस में आप पहले क्या करोगे, देखो एंगल कौन कौन सा जो है वो सेम बनता है। एक तो ये वाला एंगल ए, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन ट्राइंगल है। मैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ? एक छोटे वाला और एक बड़े वाला ट्राइंगल। ABC और ADS। बिल्कुल, ABC, और मैं ADE की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि BAC इक्वल है एंगल DAE के, और रीजन क्या है? कॉमन एंगल। सही है, ये मेरी एक रीजन होगी। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। पैरेलल लाइंस का रूल एफ बन रहा अल्टरनेटिव। है, करस्पॉन्डिंग है। अल्टरनेटिव के बच्चे, करस्पॉन्डिंग बन रहा है। ये एफ है आपका, हमने पैरेलल लाइंस में पढ़ा हुआ है। ये आपका एफ बन रहा है, एफ में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब थर्ड एंगल भी करस्पॉन्डिंग है, लेकिन आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका थर्ड वाला एंगल है ये भी करस्पॉन्डिंग है, लेकिन आपको उसकी कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल प्रूव हो चुके हुए हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा।
अब इसके बाद फिर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाय द प्रॉपर्टी डबल ए। अब जब आपने ये प्रूव कर लिया कि ये सिमिलर हैं, तो उसके बाद फिर आप जोन सी भी रेशियो बनाना चाहें आप रेशियो बना सकते हैं। ठीक है। और रेशो बनाने के लिए ना प्लीज बराए मेहरबानी कभी भी शेप यूज मत करिएगा। जो गिवन कॉम्बिनेशन है वो आपने यूज करना है। शेप यूज करोगे तो कोई ना कोई बाउंड्री मार दोगे, गलत हो जाएगा। अहमद स्पेशली आप बेटा, शेप को देख के प्लीज रेशो मत क्या बनाना। सर क्या? शेप को देख के रेशो मत बनाना। ठीक है, हाँ सर नहीं वो तो। तो पता। हाँ, जहां तक मैं आपको जानता हूँ ना, आपने ये कर देना है कि ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, जल्दी में ही कि ये ये भी मुझे करना? आता है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ए बी डिवाइडेड बाय ए डी। जी, तो आप जल्दी में ए बी डिवाइडेड बाय बी डी ही करेंगे, और ये गलती मैं पता काफी है। दफा आपकी पकड़ चुका हूँ जी। तो इसलिए प्लीज रिटर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली रेशो बनाना कि ए बी ओके। की रेशो बन रही है दूसरी तरफ ए डी के साथ, ए सी की रेशो बन रही है दूसरी तरफ ए ई के साथ, और बी टू सी की रेशो बन रही है डी टू ई के साथ। ठीक है। अब ये भी बात याद रखो कि जब आपने रेशो लिख ली तो इसी रेशो में से यूज होगा, आपकी अपनी मर्जी से रेशो नहीं बनेगी। अगर कोई साइड आपको नहीं गिवन तो उस साइड को, और आप उसकी रेशो यूज भी करना चाह रहे हो, तो उस साइड को एक्स अज्यूम कर लेना। उसके बाद फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो थ्री लिखा था इस थ्री को मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एट लिखने लगा हूँ, या फिर इसको इसको कोई और कर लो, इसको टेन कर लो। लग नहीं रही टेन, तो मैं करता हूँ कि नीचे वाली टेन है और ये वाली फोर है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप फाइंड कर दें बी टू डी की लेंथ। ठीक है। अब बी टू डी की लेंथ ये वाली है, इसको एक्स सपोज कर लो। तो अब ना पागल नहीं हो जाना कि भाई बी टू डी रेशो में है ही नहीं, अब बी टू डी का हम क्या करें। तो अपनी मर्जी से नई रेशो बना के बैठ जाओ जी, ए बी ओवर बी डी। भाई ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ठीक है। अपने जो बेसिक्स हैं उसी पे रहो। आपको ए बी की रेशो चाहिए, ए बी वाली रेशो यूज कर सकते हो, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू उठा लो और यूज करो। ए बी की वैल्यू क्या बनती है, सिक्स, एज पर द गिवन इमेज। और ए टू डी की पूरी वैल्यू क्या बनती है, सिक्स प्लस एक्स। ठीक है। ये बनती है तो कोई कोई बात नहीं, यही यूज कर लो। तो डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस एक्स। उसके बाद अहमद की तरह इससे ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना कि सिक्स और सिक्स कैंसिल आउट हो गए। ये भी मैं इसे जानता हूँ कि ये कर सकता है, इस चीज का भी ये केपेबल है। सर आज मैंने पेपर में यही किया हुआ था। बेटा फिर मुझे मैंने पता है आपका। मैंने पीछे फिर रीचेक कर रहा था, मैंने कहा ये मैंने क्या किया हुआ है, और फिर मैंने पेपर फेंक दिया कि मैंने फिर से नहीं करना था। ये 4/10। तो अगर आपकी दोनों रेशियो जो हैं वो इक्वल हैं, तो आप इनको इक्वल रख दो, दोनों फ्रैक्शंस को इक्वल्स टू 4/10। अब इसको सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 बन जाएगा, और ये 24 + 4x बन जाएगा। 60 - 24 कितना होता है, 36। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 9। ठीक है। अब ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। ये आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में देखो, एग्जामिनर ने आपके साथ एक चालाकी कर दी। सेकंड पार्ट में फाइंड ट्राइंगल, बल्कि नहीं, मैंने पहले एरिया बाद में बताता हूँ, फिर बाद में करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक इसमें कोई मसला तो भी पूछ लो। अब्दुल्ला। नहीं सर। ओके। अहमद। क्लियर। अच्छा, इसको भी कोई मसला नहीं होगा। नो सर। सर मैं ठीक है। असल में अपने नाखून का। जी जी, ओके।
ये आपके पास एक शेप दी हुई है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी डी और ई। अब इसमें आपने प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। उसने एज पर द गिवन शेप आपको ये बता दिया कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी ई। ये पैरेलल का सिंबल है। अगर कभी यूज भी कर ले तो याद रखना, ये ना समझना कि उसने क्या यूज कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास पैरेलल का सिंबल है, तो इसमें दोबारा प्रूव करना शुरू करते हैं एंगल्स को। अगर आपके पास जब भी लाइंस पैरेलल आ जाए ना, तो हमेशा साइड्स की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, एंगल से ही आपका काम हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो आप लिख दें कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। अगले वाला एंगल देखें। ये जो आपका एंगल ए है, ये इक्वल है एंगल ई के साथ। जी बन रहा है, ठीक है। जब जी बन रहा हो तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट होते हैं। तो आप सिंपल लिखोगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी के, एंगल सी होगा सी ई डी, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब दोबारा वही बात कि अगर आपने दो एंगल्स प्रूव कर दिए हैं तो तीसरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे को 180 में से माइनस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। अगर वो ना भी इक्वल आए तो तब भी ऑल्टरनेट बन रहा है इस केस में। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी बाय द रूल्स ए और ए। तो अगर आप देखो तो अभी तक कहीं भी जहाँ पे मेरे पास पैरेलल लाइंस आ रही थी, मैंने उनमें से कहीं भी अभी तक जो है ना वो नहीं यूज़ किया, एस एस कहीं भी यूज़ नहीं किया। ना ही साइड्स की रेशियो निकालने की मैंने कोई कोशिश की, वो मैंने कहीं नहीं यूज़ किया, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पर मुझे जो है ना वो पैरेलल के साथ साथ एस एस की ज़रूरत पड़ जाएगी। वो केस देख लो, वो कुछ ऐसा है। आपको एक दिया हुआ शेप, और वो कह रहा है कि ये दोनों साइडें जो है ना वो पैरेलल है। तो अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, अब इससे जो है ना वो बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इन दो साइडें पैरेलल होने का मतलब क्या है? कि आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। उसने पूछा था आपसे कि क्या ए बी सी सिमिलर है बी सी डी के, ये उसका क्वेश्चन था, ठीक है। अब जब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा तो उसने उस क्वेश्चन में भी ना थोड़े से आपको हिंट दे दिए हैं। अब वो हिंट क्या है कि ए करेस्पॉन्ड कर रहा है दूसरे ट्राइंगल के पॉइंट के साथ, बी पॉइंट के साथ, ठीक है। और आपका जो बी पॉइंट है वो करेस्पॉन्ड कर रहा है सी पॉइंट के साथ, और आपका जो सी पॉइंट है वो करेस्पॉन्ड कर रहा है दूसरे के डी पॉइंट के साथ, ठीक है। तो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में भी काफी सारी चीजें जो है ना वो हिडन होती हैं। तो आपने उसी की जो स्टेटमेंट है वो उसी के अगेंस्ट यूज कर लेनी है कि बी और सी जो है वो तो डायरेक्ट निकल रहा है कि ऑल्टरनेट है। अब जो आपके पास बाकी सी और डी है, उनमें आपको ना थोड़ा सा वो रहना पड़ेगा। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है तब इसकी सिमिलैरिटी प्रूव हो सकती है, अदरवाइज सिमिलैरिटी प्रूव नहीं हो सकती। सर इसकी सिमिलर, हाँ बोलो। हम लोग तो बी और सी भी तो वो सेम है, क्योंकि वो साइड सेम यूज हुई है, तो ट्राइंगल तो साइड ऑब्वियसली सेम है। इससे बड़ी ना फजूल हरकत कर ही नहीं सकते थे। क्यों गिवन सर? शेप पे, गिवन शेप पे क्यों जा रहे हो? किसने कहा है कि ये पैरेललोग्राम है? किसने कहा है कि ये रेक्टेंगल है? नहीं नहीं, जो डायगोनल आप
डायगोनल को बनाने से क्या हुआ? वो सेम आएगा, साइड सेम आएगी क्योंकि वो अच्छा शेड है। ठीक है, बी टू सी इक्वल कर दो बी टू सी के। ठीक है हाँ ठीक है, आगे? ये लो जी, कॉमन साइड होगी। आगे? अब? सर आगे वो कहते हैं वो भी सेम है। जी, तो इसलिए कहते हैं ना, बात सुन लेनी चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी जो भी प्रूव करना है, उसको प्रूव करने के लिए लिमिटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको कुछ और चाहिए ही होगा, उसके अलावा इसकी ना कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है, अगर ये सिमिलर है तो सिमिलैरिटी भी प्रूव नहीं हो सकती। तो आपको कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूर चाहिए। ठीक है, एक ये केस है, और एक इस तरह का केस है जहाँ के अंदर आपको, लेट्स से, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ए बी सी, और मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। और इस केस में वो कहते हैं कि आप ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ए को बता दें कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेट में मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि मैं बगैर किसी वैल्यू के ये प्रूव कर सकूं कि ये सिमिलर है कि नहीं है। अब इस तरह के केसेस में तो बड़े ध्यान से रहना है कि डबल ए तो यूज नहीं हो सकता अनलेस वो मुझे एंगल्स की बेतहाशा इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, डबल ए यूज नहीं हो सकता, तो या तो यहाँ पर साइड्स की रेशियो यूज हो जाएगी। अगर वो मुझे कोई गलती से एक एंगल बता भी देता है, तो वो फिर वो साइडों की रेशियो जो है, वो मुझे साइडों की रेशियो और एक एंगल की जरूरत पड़ जाएगी, और मैं ऐसे ऐसे प्रूव कर लूंगा। तो ध्यान रखना, इस तरह के केसेस में अपनी मर्जी के रैंडमली ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं बनाने बैठ जाने कि आप कह दो बी और डी ये भी दोनों ऑल्टरनेट है, ऐसा नहीं होगा। सही है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ों का। खैर, एक और स्टेटमेंट, एक और सिचुएशन देखो। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इस मतलब मैंने अभी इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं दी ना, कि मैं साइड की लेंथ बताऊं, आपको एंगल बताऊं और इन्फॉर्मेशन दूं, तो तब मैं सिमिलैरिटी प्रूव कर सकता हूँ, अदरवाइज सिमिलैरिटी प्रूव नहीं हो सकती। तो ये क्या ये नॉन सिमिलर है ही नॉट नहीं, सिमिलर होगा? ऐसा होता ही नहीं है ना। एग्जामिनर आपको साइड्स की इन्फॉर्मेशन, एंगल्स की इन्फॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में। अच्छा मतलब मैं अच्छा। ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो नहीं करने लग जाना कि जी लाइंस अपनी मर्जी की, हाँ देखने में पैरेलल लग रही हैं तो पैरेलल बना देते हैं, वो नहीं करने लग जाना। सही है, गिवन इन्फॉर्मेशन इस केस में यूज होगी, अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन कोई यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगली वाली सिचुएशन में मैं आपको दिखाता हूँ। सर मैंने आपको क्वेश्चन ग्रुप में भेजा। अच्छा ठीक है, इसमें तो पेजेस ही खत्म हो गए हैं। ओके, अच्छा, अगली सिचुएशन देखो, पांचवी वाली। इसके अंदर कुछ सीन ऐसा है कि आपके पास शेप दी हुई है ये वाली। ठीक है, ए बी सी, और आपको कुछ ऐसा कर दिया है डी और ई, और वो आपको कह रहा है कि आप प्रूव कर दें कि ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए बी सी के साथ सिमिलर हैं कि नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के केसेस में सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए देखो एस ए एस किस तरह यूज करोगे। ये वाला एंगल जो है ये तो स्ट्रेट अप इक्वल ही रहेगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो आप सीधा सीधा लिख दो कि डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, अब यहां पर उसने नहीं बताया हुआ कि ये लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, विच मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट एंगल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब इसमें आपको रेशियोज ही यूज करनी पड़ेंगी, और एज पर द प्रॉपर्टी एस ए एस, कौन सी साइड्स होनी चाहिए? एंगल दरमियान वाला, साइड है साइड वाली। तो ए डी की रेशो
और ए बी की रेशो, एक आपके पास ये रेशो बन जाएगी, लिख दें यहाँ पर ए डी ओवर ए बी इक्वल्स टू, दूसरी वाली आपके पास एग्जैक्टली दूसरी वाली रेशो बन जाएगी ए ई ओवर ए सी। अगर ये दोनों आपने किसी तरह भी इक्वल प्रूफ कर दी तो आपका जो शेप है वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि आप एक एंगल प्रूफ कर चुके हुए। सही है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं यूज करनी, क्योंकि उसने नहीं बताया हुआ, शेप देखने में बहुत सेम लग रही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक में लाइंस पैरेलल थी और एक में लाइंस पैरेलल नहीं है। बस ये ध्यान रखना है इस चीज का। सर एक सेकंड रुक जाओ। और सिमिलरली जो आपके पास क्वेश्चन का सिक्स शेप है सबर, और जो आपके पास सिक्स शेप है उसमें भी कुछ ऐसा ही हालात हैं कि दोबारा वो क्रॉस तो बन रहा है, लेकिन वो क्रॉस ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि वो पैरेलल है, लेकिन वो पैरेलल नहीं है। ठीक है। अब इसमें भी देखो ए बी सी डी और ई, इसमें ये जो ए बी लाइन है और नीचे डी लाइन है ये पैरेलल नहीं है, देखने में भी पता लग रहा है। अगर मैं इसको बना भी दूं ना कि ये देखने में भी पैरेलल लग रही होंगी, तो आपने नहीं मानना कि ये पैरेलल है, अनलेस एग्जामिनर दो स्टेटमेंट्स लिख देता है। पहली, ए बी इज पैरेलल टू डी, कंफर्म हो गया कि दोनों पैरेलल है। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी होगी, ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, डी ई इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट मींस दे आर पैरेलल। ठीक है। लेकिन इस केस में दोबारा क्या होगा कि आपके पास ये वाला एंगल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैरेलल लाइंस आपस में इक्वल है, क्योंकि इसकी रीजनिंग के लिए हमने पैरेलल लाइंस की बात ही नहीं की थी, हमने कहा था ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो इसमें भी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी वर्टिकली ऑपोजिट। सही है। और जो आपकी फिर बाकी जो रेशियोज रह जाएंगी वो फिर आपको बाकी रेशियोज निकालनी है। लेकिन अब इसमें एक चीज याद रखना कि पिछले वाला जो केस हमने किया है वो स्ट्रेट का केस है। ठीक है। और जो ये वाला केस है ये क्रॉस का केस इसलिए है क्योंकि इसमें क्रॉस वाली साइड्स एक दूसरे के साथ रेशियो बनाएंगी। तो आपकी जो ए सी है उसकी रेशियो बनेगी सी ई के साथ। तो ए सी ओवर ई सी, और दूसरी वाली रेशियो कौन सी होगी आपकी, बी टू सी की रेशियो सी टू डी के साथ, बी टू सी की रेशियो सी टू ई के साथ। अब इसके थ्रू अगर आप प्रूफ कर जाओ तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जो है वो एस एस बन जाएगी। जी अहमद आप पूछो बेटा। सर हम लोग डी और ई की रेशो नहीं प्रूफ करके कर सकते? बी और ई की, डी और ई और बी और सी की। हाँ आपकी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो एस एस की जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी है वो वही रहनी चाहिए। अगर मेरे पास डी ई की वैल्यू भी दी हुई है, बी सी की वैल्यू भी दी हुई है, और मुझे ए ई और ए सी की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब सारी साइडें दी हुई हैं, तो मेरी पहली प्रॉपर्टी जो पहली मेरी वो है प्रायोरिटी, वो वही होनी चाहिए कि आपकी जो एस ए एस है कि एंगल दरमियान में और साइडें या ये वाली, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगर उसके में ये मुझे नहीं दी हुई तो दूसरे वाली जो डी ई और जो बी टू सी है वो आप यूज नहीं कर सकते, उससे आपकी सिमिलैरिटी प्रूव होगी ही नहीं। वो नहीं यूज कर सकता? नहीं, एस एस ए जो है वो और ए एस एस वो नहीं यूज कर सकते, उससे ए आपकी एस एस नहीं सिमिलैरिटी यूज कर सकता? नहीं, एस ए ही यूज होगी और उसके अलावा नहीं यूज हो सकती। अच्छा। जी अब्दुल्ला बेटा। सर ये जो फिफ्थ शेप है इसमें आपने ये कैसे फाइंड किया कि ये ए डी इज सिमिलर टू ए बी और ए ई इज सिमिलर टू ए सी? वो गिब्स प्रिंट पे लिखा हुआ है ना कि ए डी ई, तो फिर वो मैंने ए डी की रेशो ए बी के साथ बना ली, क्या और ए लिखा है ई उसे? की रेशो, वो जो गिवन स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाँ। ए इज करस्पॉन्डिंग टू ए, डी इज करस्पॉन्डिंग टू बी, और ई इज करस्पॉन्डिंग टू सी, तो मैंने वहां से रेशो निकाल ली, अच्छा। वहां से रेशो अच्छा। निकाल ली। हाँ, तो अगर आपने तीसरी रेशो निकालनी है तो आप वहां से निकाल लो।
उसमें तो तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने दिया हुआ और उन्होंने कहा कि इसको प्रूव करना है। इसको आपने प्रूफ करना है कि सिमिलर है कि नहीं। अच्छा हाँ मतलब उसने क्वेश्चन अच्छा मार्क लगाया हुआ है अच्छा कि बता दें हैं कि नहीं है। अच्छा। अच्छा, ओके। अब इसी तरह आपके पास जो सिमिलर शेप्स हैं उनके एरियाज का कंपैरिजन भी है, एंड वॉल्यूम्स का भी है, वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर शेप्स। अब ये चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पर सिमिलर शेप्स लिखा है। सिमिलर शेप्स का मतलब क्या है कि इट डज नॉट हैव टू नेसेसरीली बी अ ट्राइंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर एज वेल, इट कैन बी अ सिलेंडर एज वेल। ठीक है, उसका फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी एनीथिंग बट एज लॉन्ग एज वो सिमिलर हैं। बट दो सर्कल ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ सिमिलर ही होते हैं और तो कुछ नहीं हो सकते। ओके, इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या है? A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। और V1 का फॉर्मूला क्या है? V1 ओवर V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि आपकी V1 और V2 कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विद आपके मास से। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज M1 ओवर M2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो ये जो आपका एक्सचेंज है, दैट वन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये एक्सचेंज आपके पास पॉसिबल है, ये एक्सचेंज पॉसिबल है। और काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपको एरियाज की रेशो दी जाती है और आपको कहते हैं कि आप वॉल्यूम की रेशो निकाल दो। तो प्लीज़ उसमें कोई कोई डायरेक्ट नहीं है तरीका कि एरियाज की रेशो से वॉल्यूम्स की रेशो निकल आए। तो उसमें आपको हमेशा एरियाज की रेशो से पहले लेंथ की रेशो निकालनी पड़ेगी और उसके बाद लेंथ की रेशो से फिर आप वॉल्यूम की रेशो निकालोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ, A1 ओवर A2 इज 4/9। ठीक है, इसको आप इक्वल कर दो L1 ओवर L2 के, स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। L1 ओवर L2 इक्वल्स टू 2/3। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको सीधा सीधा वॉल्यूम की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो V1 ओवर V2 इक्वल्स टू 2/3 का क्यूब, वो 8/27 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। और दूसरा, जो सिमिलैरिटी के केस में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वो क्या है कि जी आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कहा है कि ये दोनों ट्राइंग जो हैं ट्राइंगल्स वो उन्होंने पैरेलल कर दी, आपको पता लग गया कि ये सिमिलर है। वो कह रहे हैं कि दिस साइड इज 4, दिस साइड इज 9, फाइंड रेशो ऑफ BCED डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ADE। अब आप देखो BCDE जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है, जो भी है, उसका एरिया की वो रेशो मांग रहे हैं किसके साथ? ट्राइंगल की रेशियो के साथ। अब हमने यहाँ पर प्लीज L1 ओवर L2 नहीं लगाने लग जाना, क्योंकि जो आपका पैरेललोग्राम है वो सिमिलर नहीं है ट्राइंगल के साथ। जो आपका फॉर्मूला है A1 ओवर A2 वाला, वो स्पेशली सिर्फ उन शेप्स के लिए हैं जो सिमिलर हैं। और इस वाले केस में दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम या फिर ट्रेपेजियम कभी सिमिलर हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक 3 साइडेड शेप है और एक 4 साइडेड शेप है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, दैट मीन्स कि हम उसकी जो रेशो है डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें सेपरेट एरियाज निकालने पड़ेंगे दोनों के। अब सेपरेट एरियाज आप कैसे निकालोगे? आपके पास ट्राइंगल के एरियाज के कंपैरिजन का फॉर्मूला क्या है? A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास L1 की वैल्यू क्या है?
4 और L2 की वैल्यू क्या है 9। ये क्या बन गया यहाँ से 16/81 ऐसे। A1 मैंने किसको क्लेम किया था, ट्राइंगल ABC को, क्योंकि मैंने 4 ऊपर लिखा हुआ है। और A2 मैंने किसे क्लेम किया, ट्राइंगल ADE को। अब जब मेरे पास ये इन एरियाज की फ्रैक्शन बन गई, तो कैन आई से बाय द कंपैरिजन मेथड कि जो 16 है वो एरिया है छोटे वाले ट्राइंगल का, और जो 81 है वो एरिया है बड़े वाले ट्राइंगल का। अगर ये दोनों मुझे मिल गए हैं तो मैं पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालूंगा। छोटे को बड़े से माइनस से। बिल्कुल, ट्राइंगल ए डी ई सब्ट्रैक्ट ट्राइंगल ए बी सी। तो 81 माइनस 16 आई थिंक 65 बनता है। दैट मीन्स ये जो है वो मेरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। अब यहाँ पर डाल दें, ये 65 है और ADE की वैल्यू क्या थी 81। देख लें अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर दें। सर ये बट 81 कैसे आया आपका आंसर? यार 9 का स्क्वायर 81 नहीं होता। मगर सर ये ट्राइंगल में तो वो नहीं होगा 1/2 इंटू। नहीं नहीं नहीं, हमने इस रेशो के अकॉर्डिंगली देखना है ना। हमने इस रेशो के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी कह दिया कि ADE का एरिया जो है वो 81 है। अगर आप वो 1/2 AB2 जो भी वाला मेथड करना चाहते हो वो कर भी लोगे तो तब भी आंसर सेम आएगा। मगर सर ये गिवन है कि ये दोनों सिमिलर है। क्या चीज़, ट्राइंगल्स दोनों दोनों ट्राइंगल्स, यस। दरमियान में पैरेलल लाइंस बनी हुई है ना, दैट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स यस। एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा। हाँ तो वो उसमें तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग तरह। और एक कॉमन, तो वो हाँ एक सिमिलर हो कॉमन गए, वो सिमिलर इसलिए हो गए। इसलिए हम ये और ये A1 वैसे भी ओवर A2 लगा ये सकते वाला हैं। जो है हमेशा लास्ट पार्ट होता है ना, तो आप पहले प्रूव कर चुके हो कि कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब हमें तो पता पहले प्रूव हो सिमिलर चुका है। है, हाँ तो इसलिए हम ये हमें ऑलरेडी A1 पता है। ओवर A2 लगा सकते हैं। बिल्कुल और फिर बिल्कुल हम, बिल्कुल हम लगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल हम अच्छा। लगा सकते ओ। हैं। अच्छा अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट रह जाता है आपका, वो लास्ट पार्ट देख लो क्या है। उस लास्ट पार्ट में आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी है, हमने उस दिन डिस्कस की थी अब्दुल्ला बेटा, आप नहीं थे। कि आपको ये सिचुएशन दे दी है और आपको कह दिया है कि ABC और यहाँ पर D है, दिस इज 4 दिस इज 9। और वो कहता है कि ट्राइंगल ABD की रेशो फाइंड कर दें ट्राइंगल ABC के साथ। ठीक है। अब ये आपने जब वो आपको फाइंड करने को कह रहा है, अगेन वो एरियाज की रेशो मांग रहा है आपसे, एरिया की रेशो। सही है। अब इसमें दीज आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ना तो आपको कोई एंगल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे आप सिमिलरिटी प्रूव कर सको, और ना ही आपको तो साइड्स गिवन है। तो फिर सर आपने ABD ओवर ABC क्यों किया है? ये उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने ये रेशो फाइंड करनी है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस 1 इंटू हाइट 1 ओवर 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। 1/2 तो कैंसिल आउट होके मेरे पास क्या रह गया, B1 मल्टीप्लाई बाय H1 ओवर B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अच्छा, अब जो इस तरह के ट्राइंगल्स जो सिमिलर ना हो उनके उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या है, डिसाइड अ बेस such that it generates the height of same magnitude।
ठीक है, कैसे? अब अब्दुल्ला ये देखो, अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट माय साइड बी टू सी, इसको मैं बेस कंसिडर करना चाह रहा हूँ बड़े ट्रायंगल की। अगर मैं इसको बेस कंसिडर करना चाहता हूँ तो हाइट क्या होता है? सर एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे यहाँ से। जी, हाइट की डेफिनेशन क्या होती है? पीक पॉइंट टू बेस लाइन एंड परपेंडिकुलर। विच मीन्स इसका पीक पॉइंट क्या है ट्राइंगल एबीसी का? ट्राइंगल एबीसी का ए है, तो ए से एक ऐसी लाइन नीचे लगानी है जो कि परपेंडिकुलर भी हो और पीक से आ रही हो बेस लाइन तक। अब्दुल्ला बेटा यही होगी? यस ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरा ट्राइंगल ए बी डी जो है उसकी भी मैंने हाइट ड्रॉ करनी है, तो मुझे बता सकते हो ए बी डी ट्राइंगल जो है उसका पीक पॉइंट कौन सा है? सर, डी से ए। डी से डी से ए नहीं, मतलब वो लाइन नहीं, लेकिन ए तक। ए इज द पीक पॉइंट, मैंने सिर्फ ये ए पूछा इज था। द पीक पॉइंट, यस। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने बी से उसकी हाइट ड्रॉ करना शुरू करनी है, तो बी से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो ए तक जाए। ठीक है अब्दुल्ला बेटा, ये बनती है, यस ये होगी H1। तो अगर दोनों का पीक पॉइंट सेम था और दोनों की बेस लाइन भी हॉरिजॉन्टल है और सेम ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? सेम सेम हो जाएगी। सो दिस मीन्स H1 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स H2। टू H2। तो आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब सिर्फ B1/B2 करना है। बिल्कुल, सिर्फ B1 ओवर B2 करना है। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एट द एंड आपके पास क्या रह गया? B1 ओवर B2। B1 छोटे की बेस है विच इज 4, और B2 बड़े की बेस है विच इज, बड़े की बेस क्या थी अहमद? अहमद, बड़े की बेस क्या बनती है बेटा? 9 9 9 शर्म करो थोड़ी सी। 13। 13। 13 बनती है। सर वही का है। ठीक है, तो 4/13 जो है वो आपके पास रेशो आ गई, विच वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है।